अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो हम एक दो मरतबा वाईसी तक पहुँचे थे और फिर डिस्टर्ब हो गया था, तो उसका मैंने सब भेज दिया था। वो आप लोगों ने देख लिया है। केस नंबर 3, केस नंबर जी 3 सर। आपने देख लिया है। सवाल वो मुकम्मल भेज दिया था। फिर जवाब दो भाई। जी सर। चले खैर, बहरहाल आज का जो केस नंबर 3 है वो एक तरह से दोबारा रिपीट हो जाएगा। केस नंबर 4 में ही वो केस नंबर 3 भी आ जाएगा। तो अगर उसे समझना हो तो उसके सवाल भी करेंगे अभी हम। तो केस 4 के उसी में केस 3 अगेन आ जाएगा। तो केस 4, if qx is in the form of exponential function multiplied by polynomial, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई बाई पॉलिनोमियल। अच्छा, वैसे तो अगर आप एग्जाम्पल देखें कि जो लिटरेचर में दी हुई है, हमने दो सवाल ही दिए हुए हैं, उसमें एक्सपोनेंशियल को ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ भी लिखा है। लेकिन चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने कन्वर्ट कर लिया था एक्सपोनेंशियल में, तो वो केस 4 नहीं बनता। लेकिन बाद लोग ये आपकी बुक में जिल में भी उसे केस 4 डिक्लेयर किया हुआ है, तो वैसे भी हो सकता है केस 1 के थ्रू। तो इसे भी देख लेंगे हम। और इसको जो केस 4 है एक्चुअली, तो एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं शिफ्ट थ्योरम। शिफ्ट थ्योरम लगाई जाती है केस 4 में, क्योंकि ये मल्टीपल है दो फंक्शन का। तो इसको सिंगल बनाने के लिए शिफ्टिंग कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम। y इज इक्वल टू 1/fd, या y भी लिख लूँ 1/fd एक्सपोनेंशियल aebx एंड मल्टीप्लाई बाई द पॉलिनोमियल। तो शिफ्ट थ्योरम ये कहती है कि आप ये जो फंक्शन है ए ई बी एक्स, ए को तो जाहिर है कि वैसे ही कांस्टेंट नंबर है, आप ऑपरेटर से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये ई बी एक्स जो है ये भी इससे बाहर आ जाएगा, ए ई बी एक्स। लेकिन जब ये बाहर आएगा तो ये होगा क्या कि ये जो 1/fd है दैट विल बिकम डी प्लस बी। तो बी आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल में एक्स का कोफिशिएंट जो है उसे हम बी कहते हैं। तो ये ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा और आते आते ये करेगा कि डी को डी प्लस बी कर देगा, और फिर यहाँ पर पॉलिनोमियल बच जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल जो है जाहिर केस 3 में हम जो हमने है वो सिर्फ पॉलिनोमियल का है। तो इस तरह से वो केस 4 में भी ये केस 3 रिपीट हो जाता है। अब देख लीजिए जो एग्जांपल दी हुई है 1 नंबर, वो मैंने आपसे कहा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है दोनों। एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है केस 4 की। पहला वाला सवाल जो है वो इनफैक्ट हम अभी करेंगे नहीं, बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एग्जांपल 1, डी क्यूब, सेकंड में पहले लिख रहा हूँ सेकंड, क्योंकि 1 करेंगे। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4, y इज इक्वल टू ex cos bx cos x। तो ये सर एग्जांपल 2 है जी। सर एक्सपोनेंट के साथ पोलिनोमियल भी हो सकता है और ट्रिगोनोमेट्रिक भी हो सकती है कुछ। नहीं, मैंने आपसे कहा कि ट्रिग्नोमेट्री ये एग्जांपल में ले रहा हूँ ना, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री की। लेकिन ये केस 4 में है बुक में, आपको इसमें भी शिफ्ट थ्योरम लगाई हुई है। लेकिन ये तो वैसे हमने जो किया है ट्रिग्नोमेट्रिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया है ना केस 2 में। तो केस 2 जो है वो केस 1 बन जाता है, तो हम क्यों जाएं केस 4 की तरफ इसे लेकर। वही मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसे केस 4 नहीं कहेंगे, कम से कम मैं नहीं कहता इसे केस 4। केस 4 में सिर्फ एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल को कहता हूँ, क्योंकि इसमें शिफ्ट थ्योरम हमें लगाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट बन जाएगा। आप देखो ना, वाई पी निकालोगे
मैंने कहा ना मैं सॉल्व नहीं करना, सॉल्व कर लेना ऐसे। yp इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4, और ये आपके पास है ई एक्स कॉस एक्स। तो आपको याद होगा कि ये cos x को हमने रियल पार्ट ऑफ यहाँ से लेके चले थे केस 2 में, रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4, ये बन जाएगा ई एक्स, और ये हम लेंगे आई एक्स, इसका रियल पार्ट है ये cos x। तो जाहिर है ये दोनों इकट्ठे होके केस 1 बन जाएगा। नाउ दिस विल बिकम केस 1। तो इसे हम केस 4 क्यों कहें, क्यों हम इसमें शिफ्ट थ्योरम लगाएं? डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4, जाहिर दोनों को इकट्ठा कर लोगे तो ई और 1 प्लस आई आ जाएगा आपके पास। नाउ दिस बिकम केस 1। तो इसलिए हम इसे कम से कम, मैं इसे केस 4 में नहीं कहता, केस 4 में सिर्फ ये है, शिफ्ट थ्योरम सिर्फ इस पे लगनी चाहिए। बहरहाल जिल में भी लगाई हुई है, और लिटरेचर जो हमने दिया है उसमें भी लिखा हुआ है कि ये भी केस 4 है। तो चाहो तो केस 4 से कर लेना। केस 4 अभी हम कर रहे हैं, पहला वाला पार्ट इसका जिसमें पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कि आप इसी से डायरेक्ट कर लेंगे 1 प्लस आई इसमें रख के। आप देख लो अगर 0 का केस बनता है तो फैक्टर ऊपर आप बना चुके होंगे, और 0 का केस नहीं बनता तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, 2 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम उसके एक्चुअल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, नंबर 1 पर। सर जी, सर शिफ्ट थ्योरम एक बार फिर समझा दें। शिफ्ट थ्योरम में भी हम प्रॉब्लम करेंगे तो बेहतर आ जाएगी। सिर्फ हमें ये करना है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसे हमने ऑपरेटर है ना, ये मैंने ऐसे ऑपरेटर कहा था कि ऑपरेटर से बाहर निकाल दिया। जब बाहर जाता है तो जाते जाते ये डी को डी प्लस 1 बन जाता है, डी प्लस बी बन जाता है, जो भी इसका कोफिशिएंट है। अब अगर इसे भी लेके जाओगे तो शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ डी की जगह डी प्लस 1 रख के सॉल्व कर लेना। तो वो जब सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है कि क्या है हमें करना। तो इसे भी अगर आप चाहें तो 4 में से करना चाहें तो 4 से ट्राई कर लेना, लेकिन चूंकि ये केस 1 बना दिया हमने इस तरह से, तो ज़रूरी नहीं है इसमें शिफ्ट थ्योरम लगाना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो एग्जाम्पल 1 जो है, एक दो सवाल करते हैं अभी, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, एग्जाम्पल 1, डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 e raised to power 2x multiplied by x plus 1. That is called equation number 1. तो केस 4 में मैंने आपसे कहा मल्टीपल ऑफ 2 फंक्शन है, y इज इक्वल टू, मल्टीपल ऑफ 2 फंक्शन है ये। तो पहले तो आप इसे आपको मुकम्मल सवाल कर रहे हैं, y से भी निकाल रहे हैं। तो रिड्यूस इक्वेशन d cube minus 7d minus 6y is equal to 0. Equation 2, auxiliary equation, m cube minus 7m minus 6 is equal to 0. तो क्यूबिक इक्वेशन है, रख के देख लें, 1 रख लेंगे तो मेरा ख्याल है 1 से तो नहीं होगा, -1 से हो जाएगा। Here fm is m cube minus 7m minus 6. तो f of -1 जब हम पुट करेंगे that will become minus, this will become plus, and this is minus. So m is equal to -1 is one of the root. एक रूट आपके पास आ गया -1 से। देखिए अब यहाँ m क्यूब है, m स्क्वायर मिसिंग है, तो यहाँ m स्क्वायर की जगह 0, -6 7 एंड -6, -1 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, -1 into 1 is -1, -1 into -1 is +1, -1 into -6 is +6.
तो ये दूसरा FM1 कह लो इसे, या दूसरा फैक्टर लेके 0 के इक्वल कर लो। तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज द सेकेंड फैक्टर। ये फैक्टराइजेबल है, m माइनस 3 एंड m प्लस 2 आर दी फैक्टर्स। तो इस तरह से आपके पास यू गॉट 3 वैल्यूज ऑफ m, ऑल आर रियल एंड अनइक्वल। एक -1 आया, एक -2 आया और एक +3 आया। So therefore yc is equal to a1 e raised to power minus x plus a2 e raised to power minus 2x and plus a3 e raised to power 3x. This is equation number 4. yc आपके पास हासिल हो गया। अब एक चीज देखें जो मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूँ कि अगर yc में कोई qx जैसा आ गया तो वो 0 का केस होगा। तो यहाँ आप देखें e की पावर -2x है, जबकि उसमें qx में +2x है। तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x e2x तो अलग हो जाएगा, लेकिन 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ e2x बचेगा, जबकि यहाँ हमारे पास -2x है, लिहाजा सेम नहीं है, तो ये 0 वाला केस नहीं बनेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं yp की तरफ। Now consider equation number 1 can be written as y is equal to 1 upon d cube minus 7d minus 6 e2x and multiply by x plus 1. अब शिफ्ट थ्योरम लगा रहे हैं, तो अब e2x को हम इस ऑपरेटर से बाहर ले जा रहे हैं और इसे yp लिख रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज yp इज इक्वल टू, ये e2x को हम बाहर ले गए, 2 जो है वो है b की वैल्यू, तो जहाँ जहाँ भी d है वहाँ वहाँ आप d + 2 लिख दो। तो ये शिफ्ट थ्योरम है कि d की जगह वी विल पुट d + 2, ये जो 2 कोफिशिएंट था, -7 d की जगह d + 2 एंड -6, और यहाँ आपके पास सिर्फ x + 1 बच जाएगा। ये है शिफ्ट थ्योरम कि एक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप ऑपरेटर से बाहर ले जाएं, लेकिन वो जाते जाते ये काम करके जाता है। डिनोमिनेटर को ओपन करें, सिंप्लीफाई करें, तो दिस इज इक्वल टू e2x 1 upon d cube minus 6d square प्लस है तो प्लस 12d एंड +8, ये तो आ गया इसका एक्सपेंशन। -7d -14 -6 मल्टीप्लाई बाई x + 1, रीराइट कर लो e2x 1 अपॉन, तरतीब में लिख लेते हैं हम इसे, d क्यूब d स्क्वायर को और नहीं है +6d स्क्वायर
और डी जो है प्लस का 5d एंड कांस्टेंट आपके पास 8 माइनस 14 माइनस 6 तो प्लस माइनस का 12 आपके पास ये कांस्टेंट बचा। तो ये आपके पास सर पोजीशन आ गई है जी। जी बोले। सर ये वाई सी में जो आप कह रहे हैं कि क्यू ऑफ एक्स में मौजूद होगा तो के जीरो हो जाएगा, ये बात समझ में नहीं आ रही। यार ये तो मैं कई बार पहले तीनों केसेस में डिस्कस कर चुका हूँ, तीसरा केस बारह डिस्कस नहीं हुआ था हमारा इतना, लेकिन वो जो आपका दिया है आपको वीडियो, वो ये एक को जो पढ़ाया था उसी का ही हमने बी में डाल दी है, तो उसमें ये सब कुछ डिस्कस हुआ है। क्योंकि तो अगला जो आर्टिकल मैं कह रहा हूँ कि जो आपके कोर्स में शामिल नहीं है लेकिन बुक में मौजूद है, वो बुक वो एक्सरसाइज वो आसान है इनमें, क्योंकि यहाँ 4 केस अलग अलग डिस्कस हुए हैं, हर एक का मेथड अलग है। वो जो मेथड है जो बुक में मौजूद है आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं करा देता हूँ और आज़ाद लिबर्टी देता हूँ स्टूडेंट को कि जो मेथड चाहे कर ले। तो वो हालत अच्छा वो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है फिर कराना कि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी वही टेक्निक से सॉल्व किया गया है उन सवालात को। तो इसलिए वो टेक्निक जो मैं बताऊँगा उसके लिए ये तैयारी है कि जब हमने ये किया था ज़ीरो वाला केस 1 जब किया था तो हमने वहाँ ये बताया था कि एफ एम ज़ीरो जब भी होता है, एफ डी ज़ीरो जब भी होता है जब बी किसी एम के बराबर होता है। एम यहाँ है जो आपके पास आया हुआ, यहाँ एम जो है या 2x है या माइनस 2x है, इसलिए ये दोनों सेम नहीं है, तो ये ज़ीरो का केस नहीं बनेगा। और थर्ड जो हमने दिया है उसमें भी देखिए आप ज़ीरो का केस होने की वजह से 1/d आया है, जो इंटीग्रेट होके उसके पावर बढ़ जाती है x की। तो चलिए खैर अब हम इसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। अब देखिए अब ये जो चीज़ आई है इसे हमने 1 प्लस या माइनस की फॉर्म में लिखना है, जो थर्ड केस में हमने डिस्कस किया है। This implies yp is equal to e2x 1 अपॉन, अब देखिए अगर ये -12 कॉमन ले लो, -12 कॉमन ले लोगे तो यहाँ प्लस का 1 बन जाएगा, और ये पूरी टर्म, इस पूरी टर्म को देखें आप मैं किस तरह लिख रहा हूँ, पहले कम पावर लिख रहा हूँ, 5d को पहले लिख लिया, 6d स्क्वायर बाद में लिखा एंड देन d क्यूब, और इसके नीचे 12 आ जाएगा। तो हमें 1 प्लस या माइनस की फॉर्म बनानी होती है, तो ये 1 -12 जब कॉमन ले लोगे तो ये टर्म 1 हो जाएगी और -12 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस हमने यहाँ लिख दिया और 12 से इस पूरे फैक्टर को डिवाइड कर दिया। अब इसे हम ऊपर ले जाएंगे, e2x अपॉन -12 1 माइनस 5d प्लस 6d स्क्वायर प्लस d क्यूब डिवाइडेड बाई 12 होल पावर -1 एंड x प्लस 1। तो ये जो तरीक़ाकार है ये है केस 3 का तरीक़ाकार। तो ये मैंने कहा था कि केस 3 जो है वो इसमें रिपीट हो जाता है। अब आप देखें कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पावर मौजूद है, जबकि यहाँ पर पावर सिर्फ x की पावर 1 है। अभी हम एक दूसरा सवाल भी करेंगे जो मैथमेटिकल मेथड से लूँगा। तो यहाँ हमें बहुत सारी टर्म्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर पावर ज़्यादा नहीं है।
अगर यह पावर ज्यादा होती तो फिर यकीनन हमें मजीद टर्म की जरूरत पड़ सकती थी। तो एक्सपेंड करोगे इसे तो माइनस ई टू एक्स अपॉन 12, एक्सपेंड कर रहे हैं तो माइनस दरमियान में हो तो हर टर्म जो है प्लस होती है। जाहिर है इसके बाद फिर हम लिखते प्लस होल स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट का। होल स्क्वायर लिखेंगे तो हर एक की पावर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो है फैक्टर उसकी डिग्री ओनली 1 है, तो सिर्फ ये एक काम का है। बाकी हमने लिखा जरूर है लेकिन हम इसको सबको कैंसिल कर देंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए अगली टर्म हमने लिखी ही नहीं। तो दैट विल मेक इट 0, दैट विल मेक इट 0 और अगली सारी टर्म इसको 0 बना देंगी। तो सिर्फ ये एक काम की टर्म है। तो हमारे पास ये वी कैन राइट दिस एज e raised to power minus e raised to power 2x minus 2x upon 12। यहाँ सिर्फ दो टर्म बच गई आपके पास, 1 प्लस 5 अपॉन 12d एंड मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1। ओपन कर दो इसको, माइनस ई टू एक्स अपॉन 12 yp is equal to, this implies yp is equal to, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 आ गया, प्लस 5 अपॉन 12, डेरिवेटिव लोगे इसका तो ये 1 आ जाएगा। So therefore yp is equal to, सिंप्लीफाई करके लिख लो, therefore yp is equal to minus e2x upon 12 multiply by x, और इनको ऐड करोगे तो प्लस 17 अपॉन 12। तो आप देखेंगे जैसा qx था, ये बार बार मैं आपसे हर केस में कहा है कि जैसा qx था वैसा ही आया है, बस कांस्टेंट का फर्क हो गया है। अदरवाइज जैसा qx था जिस डिग्री का था उसी डिग्री का पॉलिनोमियल है और e2x अपनी जगह मौजूद है। कांस्टेंट का फर्क है जो qx था, जैसा qx था वैसा ही yp आता है, अनलेस ये कि अगर कोई कोफिशिएंट एक जैसा हो जाए तो इसकी डिग्री में फर्क पड़ जाता है, x की पावर से आप मल्टीप्लाई करके आता है। तो ये yp आ गया, देयरफॉर y हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसका, a1 e raised to power minus x, a2 e raised to power minus 2x, a3 e raised to power 3x, and then minus e2x upon 12 multiply by x plus 17 upon 12. That will be the answer. टाइम हमें मिल गया तो हम, तो अभी तो आपका सेकंड क्विज भी नहीं हुआ ना भाई अभी तक, इसी चक्कर में, इंटरनेट के चक्कर में। तो ऐसा करते हैं क्विज कर ले लेंगे ताकि फिर कहोगे नहीं तो कि सर आपने बताया नहीं था। तो क्विज कर ले लेंगे आज। मेरा ख्याल है थर्ड का एक सवाल और करा देता हूँ आपको, पहले फोर्थ का एक सवाल और कर लें फिर थर्ड का एक सवाल और करा दूंगा। ये सवाल मैं मैथमेटिकल मेथड से ले रहा हूँ, जैसे आप एग्जाम्पल थ्री के तौर पे ले लो, डी स्क्वायर माइनस 7d 9 प्लस 12
y is equal to e2x। सर बोर्ड नहीं दिख रहा, एक मिनट रुक जा सर। एक मिनट में लिख लो फिर आपसे बात करता हूँ। माइनस 5x स्क्वायर ऊपर वाली लाइन नहीं नजर आ रही? आ तो रही है यार। So let's call equation number 1. Again reduce equation. B square minus 7d plus 12y is equal to 0. Equation 2. Auxiliary equation m square minus 7m plus 12 is equal to 0. अब देख रहे हैं फैक्टराइजेबल है। 3 and 4 are the factors. m minus 3 and m minus 4 are the factors. आपके पास आ गए m की वैल्यूज आ गई। m is equal to 3 and m is equal to 4. सर बोर्ड बहुत ब्लर हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। यार बस अपने साथी से रिक्वेस्ट कर लो। सबने अभी तक शिकायत किसी ने भी नहीं की। पूरा सवाल मैंने सॉल्व करा दिया, आधा घंटा गुजर गया। ये एक ही तरफ से शिकायत अब हो आती है गया मुझे। सर ब्लर, पहले तो मैं भी कॉपी कर रहा था। तो किसी और का भी ये प्रॉब्लम है भाई? सबको मसला होता है ये। मैंने रोशनी थोड़ी कम की है बाहर से जो पड़ रही थी। अब कुछ फर्क पड़ा है या कुछ और इंतजाम भी करूं? आई भाई कुछ बेहतरी? चलिए शेयर कर दिया किसी ने, इसको देख लें आप। अच्छा वाई सी जो है मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ ताकि वो सेव रहे। बाकी मैं मिटा दूंगा। तो वाई पी अब यहीं से शुरू करूंगा, इसके नीचे से। तो आप अपनी जगह पे रखिए, मैं यहाँ पर चूँकि बाद में काम आएगी इसलिए वाई सी इस तरफ लिख रहा हूँ। जाहिर है दोनों रियल रूट्स हैं। देयरफॉर वाई सी इज इक्वल टू a1 e raised to power 3x plus a2 e raised to power 4x। अब आप अगेन देखें कि यहाँ पर जो है जो qx में है e2x है, तो इसलिए आपके पास जो पॉलिनोमियल है जो रिजल्ट आएगा वो इसी तरह से आएगा। लेकिन यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है और सिर्फ दो टर्म है, एक्स स्क्वायर क्यूब और एक्स स्क्वायर। लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें हो सकता है कि इससे ज्यादा टर्म मौजूद हो, लेकिन होगी एक्स क्यूब से ही शुरू, यानी कि पावर 3 ही जो पॉलिनोमियल होगी वो डिग्री 3 होगी जो रिजल्ट आएगा। ये हमें इसको देख के अंदाजा हो जाता है इसको और इसके कंपेयर से। तो जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो ये, इसको हमें देख के आगे चलना होगा। तो अब देखें यहाँ e3x है और e4x है। मैं ये आपसे कह रहा था कि अगर यहाँ पर दोनों में से कोई e2x आ जाता तो भी फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि ये e2x एक्स क्यूब से और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, जबकि यहाँ सिंगल होता अगर यहाँ होता तो इसलिए फिर एक जैसे नहीं होते। लेकिन अगर यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर होता और वो e2x से मल्टीप्लाई होता तो फिर यहाँ e2x वाली टर्म सेम हो जाती तो फिर ये यकीनन 0 का केस बनता था। तो चलिए yp now consider yp। y is equal to equation number 1 can be written as y is equal to 1 upon
डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 e2x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। और अब आप शिफ्ट थ्योरम लगाएंगे, लिख दें अप्लाई शिफ्ट थ्योरम। यूजिंग शिफ्ट थ्योरम yp इज इक्वल टू e2x को हमने इस ऑपरेटर से बाहर लिख दिया, और जब ये बाहर जाएगा तो जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ d प्लस 2 हो जाएगा। इसमें से पिछला जो सवाल था वहाँ भी e2x था और इसमें भी e2x है, इसलिए वहाँ भी d प्लस 2 हुआ था। तो ये नहीं सोच लेना कि हमेशा d प्लस 2 ही होगा, जो भी होगा ये d की वजह से हमने लिखा है d प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 7d प्लस 2 एंड प्लस 12। ये तो आगे आपका ऑपरेटर बन गया। एंड देन वी हैव मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। ये पोजीशन है हमारे पास। ओपन दिस ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई। तो दिस इज इक्वल टू e2x 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 7d माइनस 14 प्लस 12 एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। This implies yp is equal to e2x 1 अपॉन क्या बचा d स्क्वायर रहा, d 4d था और माइनस 7d था तो माइनस 3d आ गया, और कांस्टेंट प्लस का 16 माइनस का 14 तो प्लस का 2 आ गया। अब जैसे इससे पहले किया था हमने कि ये 2 जो है यहाँ पर 2 है तो इस 2 को जो है कॉमन निकाल लो और इस पूरे इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ भी बेहतर है कि कम डिग्री को पहले लिख लोगे तो ज़रा आसानी हो जाती है डेरिवेटिव लेने में। तो वी कैन राइट दिस एज e2x अपॉन 2 1 अपॉन, अब ये तो जाहिर है 1 बन गया, डी स्क्वायर माइनस 3d के डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि माइनस कॉमन लेके 3d माइनस डी स्क्वायर लिखना चाह रहा हूँ ताकि कम डिग्री पहले लिखी जाए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो डेरिवेटिव साथ साथ होता जाएगा। तो ये जरा देख लेना कि मैंने ये कैसे लिखा। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। अब जाहिर है इसे आप न्यूमरेटर में ले जाओगे। दिस इज इक्वल टू e2x अपॉन 2 1 माइनस दिस ब्रैकेट 3d माइनस d स्क्वायर अपॉन 2 एंड इट्स पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। अब यहाँ लिखने से काम नहीं चलेगा, अब मुझे वो मिटाना पड़ेगा। तो ये उतार लो या शेयरिंग कर दो इसको, जितना लिखा हुआ है इसे, ताकि जिसे अगर साफ नज़र नहीं आ रहा तो वो इसे कॉपी कर ले।
This implies yp is equal to e2x upon 2. Now we are going to expand this. 1 plus 3d minus d square upon 2 or 1 plus 3d minus d square upon 2 power 2. यहाँ भी हम नहीं रोक सकते क्योंकि यहाँ पर अब x क्यूब है, 3 डिग्री है, तो गो के इसके अंदर भी ज्यादा आ जाएगी, d4 आ जाएगी, लेकिन अभी एक टर्म और, क्योंकि d क्यूब x क्यूब है, इस वजह से अभी हमें मजीद टर्म लिखनी होंगी। प्लस 3d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 होल क्यूब। अब जाहिर है यहाँ से हमारे पास डी क्यूब आ जाएगा। अब जो पावर 4 होगी उसमें कोई भी ऐसी नहीं होगी जो इससे इक्वल हो या कम हो, लिहाजा यहाँ आप इसे रोक सकते हैं विद एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। We have to expand each and every term. तो यहाँ जाहिर स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, पहले इससे उतार लिया होगा तो मैं इसको भी मिटा दूँ क्योंकि पूरा बोर्ड चाहिए। This is equal to e2x upon 2 1 plus 3 upon d करके लिख रहा हूँ माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2। ये तो यहाँ से हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ बेहतर है कि 1 अपॉन 4 को बाहर निकाल लो, बाहर निकालोगे तो 1 अपॉन 4, और अब इसका स्क्वायर करोगे तो 9d स्क्वायर माइनस 6d क्यूब एंड प्लस d4, ये होगा होल स्क्वायर इसका। यहाँ से इसी तरह से 2 का क्यूब बाहर निकालोगे तो प्लस 1 अपॉन 8। अब ब्रैकेट में a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, तो 27 d क्यूब इसके बाद जो भी टर्म आएगी उसमें पावर जो है वो 3 से ज़्यादा होगी। मसलन इसी का स्क्वायर करोगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो d4 हो जाएगा, यानी 3a स्क्वायर b लिखोगे तो d4 हो जाएगा, 3ab स्क्वायर लिखोगे तो d5 हो जाएगा। तो इससे आगे हमें और मज़ीद टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। That will contain the degree of d greater than 3। तो इसलिए आप इसे यहीं पर रोक दें। And then we have x cube minus 5x square प्लस इसके साथ साथ चूँकि यहाँ d4 मौजूद है तो इस d4 को भी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने दिया था होल स्क्वायर निकालते वक्त, क्योंकि इसकी डिग्री इससे ज़्यादा है तो हम इसको भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। रीराइट कर लें e2x अपॉन 2 1 प्लस, अब d के साथ देखो क्या क्या है, d के कोफिशिएंट हम इकट्ठे कर रहे हैं, कोई और d है नहीं है, बस यही है, तो 3 अपॉन 2 है। फिर हम d स्क्वायर के कोफिशिएंट इकट्ठे कर रहे हैं, जहाँ जहाँ d स्क्वायर है वहाँ उसके कोफिशिएंट इकट्ठे कर लो। तो एक तो ये कोफिशिएंट है -12, यानी ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया।
एक डी स्क्वायर है ये प्लस 9/4, तो ये भी हमने लिख लिया, आगे कोई डी स्क्वायर नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर कलेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ डी क्यूब। तो देखिए ये है, मैं इसे कैंसिल नहीं कर रहा, -6/4 ही लिख रहा हूँ। तो ये भी हमने लिख दिया, और यहाँ है +27/8। तो जितने हमने कोफिशिएंट तरतीब से इकट्ठे कर लिए असेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ हमारे पास x³ -5x²। बस अब ज़रा इनको पहले सॉल्व कर लो, फिर उस पर अप्लाई कर देंगे हम। इन्हें सॉल्व कर इंटरनली इनको सॉल्व करके कोफिशिएंट बना लो। तो दिस इज इक्वल टू e2x/2 1 + 3/2d। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये 7/4 हो जाएगा, 7/4d², and from here we have 15 plus the 15/8 d³ and multiply by x³ -5x². So this implies yp is equal to e2x/2. देखिए 1 से उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है हर एक से, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा, x³ -5x² प्लस 3/2। 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ। अप्लाई d ऑन दिस वन, अप्लाई d ऑन दिस ब्रैकेट। जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो विल हैव 3x² -10x। Then we have +7/4। असेंडिंग में मैंने इसलिए लिखा था कि अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप ये निकाल चुके हो, इसका डेरिवेटिव ले लोगे तो ये मकसद पूरा हो जाएगा। इसलिए ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का फ़ायदा ये होता है कि हर एक बार बार इसे डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर हम निकाल चुके हैं, इसका सेट फर्स्ट ऑर्डर और निकाल लोगे तो इसका ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो दैट विल बी 6x -10, और इसी तरह से 15/8 again you have to take the derivative d³, third order derivative, second order derivative आप निकाल चुके हो। Again if you differentiate you will get the third order derivative of this bracket. To differentiate this, so we just have 6 here. बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख लोगे, that will be our yp। तो अगेन एक जैसे कोफिशिएंट इकट्ठे कर लो। This implies
yp is equal to e2x upon 2, एक्स क्यूब और कोई नहीं है, एक्स क्यूब बस एक ही टर्म है एक्स क्यूब, ये हमने लिख लिया। अब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इकट्ठे कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर ये है -5, ये हमने लिख दिया। दिस इज +9/2, +9/2 ये हमने लिख दिया। इससे आगे कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है। देन कलेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये है आपके पास। इसको बेहतर है कि अभी ऐसे ही रहने दो, कैंसिल ना करो। -30/2 -30/2 ये लिख दिया। एक्स ये और है +42/4, तो इसे चाहो तो कैंसिल करके लिख दो ताकि दोनों का सेम हो जाए एलसीएम। तो इसे बेहतर है कि 21/2 ये बात लिख दो ऐसे, तो दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। इसलिए मैं कैंसिल पहली टर्म को नहीं करता। देन द कांस्टेंट नंबर -70/4 और आगे आपके पास मौजूद है, तो इसे भी 4 की फॉर्म में ले आओगे तो कैलकुलेशन ज़रूरत आपको कैलकुलेटर की नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया है 2 से, ताकि ये भी 4 की फॉर्म में आ जाए। तो दैट विल बी +45/4। मज़ेदार सवाल है ना, ऐसे सवाल को मैं कहता हूँ कि मज़ेदार सवाल है। 20 मिनट मेरे ले गया ये सवाल। Finally, we have yp is equal to e2x/2 x क्यूब, ये आ जाएगा -1/2 -x/2 x²/2, ये आपके पास आ जाएगा -9x/2 और ये आपके पास आ जाएगा -24/25/4। So this is your yp. So finally we have y is equal to, therefore y is equal to yc आपके पास पहले से मौजूद है a1 e3x + a2 e4x, और ये चाहो तो अलग अलग करके लिख लो, चाहो तो रहने दो ऐसे ही। e2x/2 multiplied by x³ -x²/2 -9/2x and -25/4. That will be our answer. अब देखिए, वैसे तो इसमें केस 3 जो है वो दोनों सवालात में रिपीट हो गया है। अब अगर आप कहते हो तो केस 3 का एक सवाल करा देता हूँ, और अगर आप कहते हो तो केस 4 का एक और सवाल करा देता हूँ। क्या कहते हैं आप लोग? केस 3 का सवाल करा दूं या केस 4 का सवाल करा दूं? क्योंकि केस 4 में केस 3 रिपीट हुआ है। जवाब तो दे दो भाई।
जो टाइम तो भी मेरे पास बहुत है, मैं एक सवाल करा सकता हूँ। और अगर आप कहते हैं कि यहीं पर बस काफ़ी है सर, तो फिर क्विज ले लेते हैं आज। क्विज भेज देता हूँ आपको मैं। क्या कह रहे हैं? केस 4 का करवा दें। फेज 4 का एक और करा दें, बुक से करा देते हैं। अब जो जिल की बुक है उसमें 4.4 एक्सरसाइज ऐसी है जो कि है तो दूसरे मेथड से वो सब एक्सरसाइज, लेकिन ये सारे केसेस के सवालात वहाँ मौजूद हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तमाम 4 केसेस की, और फिर उसे कल फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह करेंगे नए मेथड से। तो जिल से ले रहा हूं मैं ये एक्सरसाइज 4.4, पेज है इसका 147। देखिए ये जो सवालात में दे रहा हूँ कि ये सवालात आप दोनों मेथड से, दूसरा मेथड तो नेक्स्ट टाइम कराएंगे, लेकिन जो भी हमने ये मेथड किया है 4 केसेस, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक, 28, 30 एंड 31, ये सवालात हम इस एक्सरसाइज से दोनों मेथड से आप कर लें। ये जो मेथड अभी हमने 4 केसेस का ख़त्म किया है, तो अभी हम इसमें से एक सवाल करा रहे हैं केस 4 का, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में जो इसका एक्चुअल मेथड है इस एक्सरसाइज का वो डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 30, जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 30, डी स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि वाई डबल डैश की फॉर्म में है लिखा हुआ, तो वाई डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 4y is equal to e raised to power minus 2x and x plus 3। यहाँ भी सिंगल डिग्री का फंक्शन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो ज़्यादा हमें टर्म की जरूरत नहीं होगी। और कंडीशन गिवन है y0 is 2 and y dash 0 is 5। जिल की बुक का सवाल है ये। तो इंशाल्लाह आपका क्विज फिर कर लेंगे, या कल का तो मैं श्योरली नहीं कह सकता, इसलिए कभी किसी चीज़ का भरोसा ही नहीं है ना अब तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो चलिए अब आप इसे केस 4 का अगेन आप देख रहे हैं मल्टीपल की फॉर्म है, केस 4 का सवाल है। तो रिड्यूस इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ई में कन्वर्ट किए बगैर, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। होल स्क्वायर का फॉर्मूला है m प्लस 2 का होल स्क्वायर। So you got two values of m, -2 and -2 repeated roots। तो ये अच्छा सवाल है कि जो वो कंफ्यूजन था कि जी आप जो कह रहे हैं कि 0 हो जाएगा, 0 वाला केस होगा, वो इसमें आ गया है, बल्कि कुछ ज़्यादा होके आ गया है, क्योंकि होल स्क्वायर की फॉर्म है यहाँ पर। तो अगेन वाई सी में यहाँ लिख रहा हूँ, therefore yc is equal to
रिपीटेड रूट्स इक्वल रूट a1x plus a2 e raised to power minus 2x। देखिए बिल्कुल वही आ गया जो qx है, जैसा qx है पूरा का पूरा वही आया है। e माइनस 2x भी आया और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ वही फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल भी आया। तो ये मैं कह रहा था कि ये अब जीरो वाला केस बनेगा क्योंकि qx में yc पूरा रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें हमें जाहिर है उससे फर्क नहीं पड़ता, खुद ब खुद आप देखेंगे कि मसला आसानी से हल हो जाता है। आ जाइए yb पर, तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 e रेज टू पावर माइनस 2x इंटू x प्लस 3। अप्लाई शिफ्ट थ्योरम, तो यहाँ जब शिफ्ट थ्योरम लिखें तो ये लिख लिया करें अप्लाई शिफ्ट थ्योरम। So this implies yp is equal to शिफ्ट थ्योरम, इसको बाहर निकालना है, e रेज़ टू पावर माइनस 2x को बाहर निकाल दें ऑपरेटर से, 1 अपॉन ऑपरेटर बाहर जाते जाते ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है आपके पास, तो बेहतर है कि चाहो तो डी अलग अलग करके लिख लो, चाहे होल स्क्वायर में लिख लो तो ज़्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चाहो तो आप डी माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 प्लस 4 ई तो बाहर जा चुका है, जस्ट x प्लस 3 e माइनस 2x। चलो बताओ क्या बचा यहाँ पर। ओपन दिस ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई करके बताओ क्या है बचा। सर जी क्या बचा। सर ये तो नहीं बता रहा सर, ये क्वेश्चन में ये y मल्टीप्लाई होगा ना, y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 4 से y मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना पूरा। y तो जब मल्टीप्लाई होता है जब आप इसको d की फॉर्म में बना लोगे, मैंने वो स्टेप छोड़ दिया है वो लिख लेना। पहले वाले का मतलब है d स्क्वायर y, दूसरे वाले का मतलब है 4dy, तीसरे तो है ही 4y, तो फिर y कॉमन निकल जाता है। उसी y को तो यहाँ छोड़ के हम बाकी चीज़ को इधर ले आए हैं, तो ये यहाँ क्या आया सिंप्लीफाई होकर, ब्रैकेट तो ओपन कर लो भाई। थक गए हो तुम लोग, अभी 1 घंटे में ही थक गए हो। क्या लिखा यार, मुंह से बोल दिया करो भाई। सर क्या लिखा है, आज के लिए बहुत है, बस ख़त्म हो रहा है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी टाइम भी कम है। तो भाई ये सिर्फ डी स्क्वायर बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 1 अपॉन डी स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा भाई। ये बचा है आपके पास। अब यहाँ तो 1 अपॉन एफ डी लिखा ही नहीं जा सकता, 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन, तो इसे 2 दफ़ा इंटीग्रेट कर लो, इसके आगे जो चीज़ लिखी भी है उसको 2 दफ़ा इंटीग्रेट कर लो। तो e माइनस 2x एक 1 अपॉन डी एक हम अप्लाई कर दिया, अप्लाई करोगे इसका इंटीग्रल लोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x, एक दफ़ा इंटीग्रेट कर दिया, एक मरतबा और इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आपके पास yp आ जाएगा। yp इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई
एक्स क्यूब अपॉन 6 एंड प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना। तो दिस इज योर वाई पी। वाई सी ऊपर आ चुका है। जो मैं आपसे बात कह रहा था जीरो का केस, तो देखो इसमें फर्क आया है। देखें 2 डिग्री ज़्यादा है, इससे 2 डिग्री ज़्यादा है। ये जो इसकी टर्म है इससे 2 डिग्री ज़्यादा है, इससे ये 2 डिग्री ज़्यादा है। पूरे पॉलिनोमियल से भी आप देखेंगे ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो ये बढ़कर आया है आपके पास। तो ज़ीरो वाले केस में यही होता है कि इसमें आता तो उसी जैसा है लेकिन डिग्री बढ़ जाती है। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू वाई सी आपके पास है a1x प्लस a2 ई रेस टू पावर माइनस 2x, और ये वाई पी आ गया ई रेस टू पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2। दैट इज द आंसर। नहीं, आंसर ये क्या है? ये तो अभी पर्टिकुलर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन आया, कंडीशन भी दी हुई है। दिस इज जनरल सोल्यूशन, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज जनरल सोल्यूशन। लेट मी राइट इक्वेशन नंबर 5। अब ये इनिशियल वैल्यूज गिवन है, ये लगानी है आपको, और a1 और a2 की वैल्यूज निकालनी है। तो इसका डेरिवेटिव निकालो क्योंकि डेरिवेटिव आपको चाहिए। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6, differentiating equation 6, y dash is equal to keep a1x plus a2 as it is, derivative of e2x is minus 2e2 minus 2x plus keep e minus 2x as it is, derivative of a1x is a1। ये तो इसका आ गया, प्लस again keep x cube upon minus 6 plus 3x square upon 2 as it is, derivative is again minus 2e minus 2x, keep e minus 2x as it is, the derivative is x square upon 2 and 3x। तो ये आया है आपके पास y डैश। लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 7 5 6। तो पुट कर दें, पुट x is 0 and y is 2 in equation 5। तो x को 0 पुट करोगे, जितने भी x के मल्टीप्लायर हैं सब 0 हो जाएगा। y को 2 पुट करो, इक्वेशन 5 इम्प्लाई y की जगह पे 2 पुट कर दो, ये 0, बाकी सब वो 0, सिर्फ ये बच जाएगा a2, क्योंकि e की पावर 0 का मतलब भी 1 है। तो a2 की वैल्यू हासिल हो गई। इसी तरह से दूसरी कंडीशन पुट कर दो, पुट x इज 0 and y dash is 5 in equation 7। तो इक्वेशन 7 में पुट करोगे तो अगेन जहाँ जहाँ भी x का मल्टीप्लायर है ये सारा 0 हो जाएगा, चंद टर्म बच जाएंगी आपके पास। लेकिन यहाँ पर आप जब x y डैश की जगह पे 5 पुट करना है तो ये तो आ गया 5, ये 0 हो जाएगा। a2 के साथ ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2a2 आया यहाँ से, जाहिर है की पावर 0 मीन 1, और यहाँ से आया प्लस का a1, और ये सब 0, और ये सब भी 0, बाकी सब 0 ही आ गई। a2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, पुट कर दो, -2 a2 आपके पास आ चुका है 2, तो इस लिहाज से a1 आपके पास आ गया 9। So we got the value of a1 as well as a2
इक्वेशन 5 में पुट कर लोगे तो दैट विल बिकम द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. The equation number 5 imply y is equal to 9x plus 2. चाहो तो e minus 2x थ्रू आउट कॉमन ले e minus 2x plus e minus 2x multiply by x cube upon 6 plus 3x square upon 2. That will be the answer, the particular solution. तो बस इंशाल्लाह कल क्विज लेंगे. इसके साथ ही हम आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं. कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारी.